तो ई की वैल्यू क्या होती है, या बहुत कम होता है, तो ई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। और एनर्जी जिसकी ज्यादा है उसी की सर गामा पेनिट्रेटिंग किरणों पावर। की सर फिर कहाँ से शुरू होती है? क्या? गामा किरण नहीं होती सर, उसकी और भी ज्यादा होती अरे है? मैं गामा की और उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, गामा किरणों की, बीटा किरणों की, इनकी नहीं बात सर, नहीं मैं कर पूछ रहा। रहा सर, ऐसे होती नहीं है वो किरण, उनकी और भी ज्यादा होती है एनर्जी? होती है ना, गामा की तो इससे भी कम होती है, एक्सरे से। केवल आपको पढ़ना है एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, आईआर और विजिबल। गामा तो इससे, गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेट करता है वो गामा करता है, गामा। ये तो बाद में आता है, लेकिन गामा अपने सिलेबस में नहीं है, तो गामा की भी चर्चा करेंगे नहीं। अपन तो चार की करेंगे, एक्सरे, परावैगनी, अवरक्त और उसके बाद दृश्य। चार प्रकार की, ठीक है। गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना, वो हाँ एक्सरे से 1000 टाइम्स ज्यादा होती है, 1000 गुना। ये ठीक है, चलो। सर, जो तो अपन इसकी नॉर्मल एक्सरे करवाते हैं सर, उसमें कौन सी यूज करते हैं, हार्ड वाली या सॉफ्ट वाली? वो भी बताऊंगा, अभी सुनते जाए पहले। अभी तो काम कंप्लीट कहाँ हुआ है, अभी सुने। तो एक्सरे बाद में पूछ लेना। एक्सरे की जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 0.01 से 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है, वो होती है हार्ड एक्सरे। और 1 से लेकर 100 तक होती है, वो होती है सॉफ्ट एक्सरे। दो प्रकार की होती है, कठोर एक्स किरणें और कोमल एक्स किरणें। वेवलेंथ इसकी, तरंगदैर्घ्य इसकी बहुत कम होती है, इसलिए एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी विभेदन क्षमता भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक चीज तो ये हो गई। एक्सरे जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी डिफ्लेक्टेड नहीं होती। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी विक्षेपित नहीं होती, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको मैं, बाकी ये नोट्सों में नहीं मिलने वाला, नोट्सों में शॉर्ट में मिलेगा आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है एक्सरे। एक्सरे कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में से किसी में भी डिफ्लेक्टेड नहीं होती हैं, विक्षेपित नहीं होती हैं, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। आगे चलते हैं। एक्सरे का यूज जो होता है वो मेडिकल लाइन में भी करते हैं आप, और इंडस्ट्रियल वगैरह में भी करते हैं, और कई जगह यूज होता है। एक्सरे की तो कोई कमी है नहीं। मेडिकल लाइन में जो एक्सरे का यूज करते हैं वो आपको मालूम है, जैसे आपकी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, बोन्स वगैरह, तो उसका एक्सरे करवाने के लिए बोलता है डॉक्टर, है ना। तो वहां आपका कौन सा यूज होता है, एक्सरे यूज होता है। और वहां पर जो एक्सरे यूज होती है वो होती है आपकी सॉफ्ट एक्सरे। कौन सी होती है, सॉफ्ट एक्सरे, जिसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक चीज। दूसरा, एक्सरे का यूज इंडस्ट्रियल पर्पस में भी करते हैं। जैसे मान लो कोई चीज आपकी पता, कोई चीज है सपोज करो, और उसमें कहीं आपको लग रहा है यार इसमें दरार तो नहीं आ गई कहीं बीच में, होल तो नहीं हो गया कहीं पे, तो एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर इन विभेदन क्षमता हाई रहती है। जब आपका कहीं होल वगैरह कुछ हुआ तो वो पेनिट्रेट कर जाएगी, उसको पार करके निकल जाएगी। तो इस तरीके से पता करते हैं। बहुत जगह जैसे पुल वगैरह बनाते हैं इंजीनियर वगैरह, तो वहां भी एक्सरे का यूज कर लेते हैं कि कहीं पुल में कोई डैमेज तो नहीं है, कोई होल वगैरह तो नहीं रह गया, माइनर फ्रैक्चर। जैसे फ्रैक्चर हो गया एक तरीके से, शरीर में फ्रैक्चर हो गया, तो वैसे भी फ्रैक्चर हो जाता है। पता ऐसे चलता है कि एक्सरे उसको पार करके निकल जाती है। जहां फ्रैक्चर होगा, एक्सरे उसको क्या कर देगी, पार करके निकल जाएगी, पार करके निकल जाती है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई रहती है। और वहां यूज करते हैं अपन सॉफ्ट एक्सरे का, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। एक चीज। दूसरा, एक्सरे का यूज मेडिकल लाइन के अलावा इंडस्ट्रियल लाइन में करते हैं, और एक्सरे का यूज इंडस्ट्रियल लाइन के अलावा बाकी बहुत सारी जगह करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो गर्डर बनाते हैं, जो घरों में जो आपके, या बड़ी बड़ी मल्टीज बनती हैं, वहां भी आप एक्सरे का यूज कर सकते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि कहीं कोई होल वगैरह तो नहीं रह गया, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, तो उसके लिए एक्सरे का यूज करते हैं। एक चीज। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एक्सरे में, कि एक्सरे का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। नेचर तो आपको पता चल गया कि ये नेचर कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं।
लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। एक्सरे को प्रोडक्शन कैसे करते हैं? वो जो पहले मेथड थे, 2 मेथड थे, रॉन्जन और कूलिज, वहां बताया गया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, उतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे करते हैं? जब आप किसी भी मेटल पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, किसी भी मेटल पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और एटॉमिक नंबर हाई हो, उस पर हम हाई एनर्जी की लाइट को या कैथोड रे को फॉल करवाते हैं। उस पर हम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को, हाई एनर्जेटिक कैथोड रे को, जो बोलना चाहो बोल दो, को हम स्ट्राइक करवाते हैं। और जहां स्ट्राइक करवा रहे हो आप, जैसे मान लो मैं सपोज करो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक नंबर का एक मैंने मेटल ले लिया है, जिसको हम टारगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टारगेट। टारगेट उस चीज को बोलते हैं जहां से किसी चीज का प्रोडक्शन होता है। तो ये रहा आपका टारगेट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और एटॉमिक नंबर भी हाई है। आप क्या करोगे? यहाँ से हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को, हाई एनर्जेटिक कैथोड बीम को स्ट्राइक करवाएंगे। स्ट्राइक करवाने के बाद ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और उसी को बोलते हैं हम एक्सरे। क्या बोलते हैं? एक्सरे। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक इसलिए करवाते हैं जिससे उसकी वेवलेंथ कम होती है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ उसकी क्या होगी? कम होगी। तो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करवाएं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके उससे बाहर निकलेंगे। तो वहां से प्रोडक्शन होता है किसका? एक्सरे का। अभी थोड़ा सा एक छोटा डायग्राम भी बनाऊंगा मैं, वो समझा देता हूँ, लेकिन आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, आपको नहीं बनाना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुने, जब हम उच्च गलनांक, उच्च गलनांक और उच्च परमाणु क्रमांक के किसी भी परमाणु को, उस किसी भी धातु को जिसका परमाणु क्रमांक उच्च है, जिसका गलनांक उच्च है, उस पर हम कैथोड किरणों को आपतित करवाते हैं। उच्च इलेक्ट्रॉन ऊर्जा युक्त या उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करवाते हैं। तो वहां से आपका कैथोड किरणों का उत्पादन होता है। किस तरीके से, वो थोड़ा सा देख लो, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है ये, तो मैं आपको एग्जाम में बनाना है ये जो समझाया नहीं अभी तक। ये रहा बच्चों, ऐसे रहता था डायग्राम, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद है। ये रहता था ऐसा डायग्राम, ये फिलामेंट। क्या रहता है? फिलामेंट। फिलामेंट को ज्यादातर टंगस्टन का बनाया जाता है, तो टंगस्टन का बना दिया। फिर उसके बाद इसको फिलामेंट को बना दिया मैंने। फिर यहाँ से बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ है मेरे पास एक टारगेट, एक टारगेट है जिसको मेटल लिया, मेटल का है ये। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और एटॉमिक नंबर भी हाई है। यहाँ से निकलते हैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज। कैसे निकलते हैं? आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर देना, जिससे क्या होगा? वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिलामेंट गर्म होगा, और फिलामेंट गर्म होगा तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस प्रोसेस को आपको याद ना हो, 12th क्लास में बताया होगा किसी ने, थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस, तापायनिक उत्सर्जन विधि बोलते हैं। फिलामेंट को आपने बैटरी से गर्म किया है, बैटरी लगा दी, बैटरी लगाओगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये हीटेड होगा, हीटेड होगा, गर्म होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि उनको हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन प्रोसेस, तापानी विधि। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टारगेट पर टकराएंगे, टारगेट पर टकराने के बाद यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा? एक्सरे। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, कौन कौन से क्या क्या लगा दिया, वैक्यूम में करते हैं ठंडा करने की कूलिंग सिस्टम वगैरह, नहीं वो आप करना नहीं है ये। तो इस तरीके से एक्सरे का क्या हो जाता है? प्रोडक्शन हो जाता है। केवल 2 लाइन याद रखना है कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को एक ऐसे टारगेट पर स्ट्राइक करवाना है जिस टारगेट का एटॉमिक नंबर हाई हो और जिस टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। जैसे उसको स्ट्राइक करवाएंगे उस पर, वहां से आपका एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज को जब किसी
एक ऐसी धातु पर टकराते हैं, एक ऐसे टारगेट पर टकराते हैं जिसका परमाणु क्रमांक उच्च है। जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? उच्च है। उसका गलनांक क्या है? उच्च है। तो वहां से एक्स किरणों का उत्पादन होता है। वैसे बहुत लंबी चौड़ी विधि थी, लेकिन मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया कि आपके एग्जाम में है नहीं ये। उसके बाद सर मैं इसके साथ, हाँ बोलो। सर ये टंगस्टन की जो धातु होती है सर, ये उसमें बल्ब में भी यूज करते हैं ना? हाँ, बल्ब में यूज करते हैं फिलामेंट तो टंगस्टन सर का। जैसे अपन बल्ब को बैटरी से जोड़ते हैं, जो लाइट होती है, तो सर हाई इलेक्ट्रॉन बीम कैसे निकलती है सर ये? तो जैसे हाई अपन लेवल बल्ब में तो ही जोड़ते हैं ना, बल्ब में भी, तो उससे भी निकलती है क्या? क्यों नहीं निकलती? तो उजिला कहाँ से हो रहा है? उजिला कहाँ से हो रहा है? हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम ही तो निकल रहा है फोटोन की फॉर्म में, तभी तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है। और टंगस्टन फिलामेंट का यूज करने का सबसे बड़ा रीजन यही रहता है क्या, कि अगर आपको मतलब जैसे सपोज करो लाइट बढ़ जाती है, कभी तेज हो जाती है, तो बल्ब फ्यूज नहीं होता है, कम चांसेस रहते हैं फ्यूज होने के, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई रहती है टंगस्टन की। टंगस्टन आसानी से नहीं टूटता, और उसका एटॉमिक नंबर भी हाई रहता है टंगस्टन का। और लेकिन अगर किसी और मेटल का यूज करते हो आप, तो हो सकता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ टंगस्टन से थोड़ी कम हो, तो वो जल्दी टूट जाए, ये रहता है। तो टंगस्टन यूज करने का ये रीजन रहता है कि लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ जाती है, तीव्रता भी बढ़ जाएगी, तो वो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो खराब नहीं होगा, एकदम नहीं टूटेगा। अब बहुत ज्यादा किसी को परेशान कर लोगे तो उसको तो टूटना ही है, ये रहता है सर तो ऐसे टंगस्टन। इसमें से सर प्रकाश निकल रहा है, तो सर इसके पास जैसे कोई धातु रखी है, तो उसमें से तो अपने आप निकलने लगेगी एक्स। कहाँ से कैसे निकलने पड़ेंगे क्या? सर जैसे प्रकाश क्या होता है? बल्ब, टंगस्टन का बल्ब, मतलब उसमें लगा है, उसमें बल्ब है, जल रहा है सर, तो उसके पास जैसे कोई धातु हुई हाई एटॉमिक वाली, तो सर उसमें से निकलने लगेगी ना एक्सटर्नल। एक्सरे नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा आपका क्या बोलना चाह रहे हो। ये चलो कह रहा है अब जैसे तो चलो इसको अभी अपन ने कंप्लीट, फिलामेंट रखा था ना धातु के पास, तो उसमें से निकलने लगे थे इसको एक्सटर्नल। कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में पूछ लेना लास्ट में, क्योंकि क्या है फिर बाकी बच्चे डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे, है ना। लास्ट में बता दूंगा, नहीं तो वो ये भी रह जाएगा। चलो इसको देखते हैं, बाद में पूछ लेना, बस वो भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, इसका मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें, बाद में 5 मिनट पहले मतलब 9 बजे एग्जैक्ट छोड़ दूंगा, और 9 बजे के बाद डाउट डाउट बताऊंगा, जो भी डाउट है। सबसे पहले डुआने और हुंट, दो साइंटिस्ट थे, डुआने और हुंट। कौन कौन से? डुआने और हुंट। उसने कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसका लॉ भी साथ में पूछ लेता है। डुआने और हुंट ने, डुआने और हुंट ने भी यार यही बताया। उसने भी यही बोला कि जब किसी टारगेट पर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करवाते हैं, तो वहां से जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, या वहां से जो फोटॉन्स निकलते हैं, या वहां से जो रेज निकलती हैं, वो कंटिन्यूअस होती हैं, बीच में कहीं टूटती नहीं है, कंटिन्यूअस निकलती जाती है, कंटिन्यूअस। इसलिए उसका नाम रख दिया कंटिन्यूअस एक्सरे। क्या रख दिया? कंटिन्यूअस एक्सरे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि निकल गई फिर बंद हो गई, फिर निकल गई फिर बंद हो गई, ऐसा कभी नहीं होता, नहीं तो वो डिस्क्रीट हो जाता है। कैसा हो जाता है? डिस्क्रीट। तो डुआने और उन्ट ने ये बताया था कि जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज को टारगेट पर टकराते हैं, किसी टारगेट पर टकराते हैं, तो वहां से जो एक्सरे निकल रही है ना, ये तो उसने भी बता दिया मनोरंजन ने, वहां से जो एक्सरे निकल रही है वो एक्सरे कंटिन्यूअस है। मतलब वहां से जो रेज निकल रही है, वहां से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, वहां से जो बीम निकल रहा है, वो सारा का सारा कंटिन्यूअस है। क्या है? सतत, लगातार निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि निकला फिर बंद हुआ, निकला फिर बंद हुआ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा, सतत एक्सकिरण वर्णक्रम। फिर उसके बाद फिर उसने क्या किया कि जो फिलामेंट, जैसे मैंने बताया ना, फिलामेंट लगा है, फिलामेंट के साथ में बैटरी लगी है, बैटरी पर आप डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हो। उसके हिसाब से फिर जब डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन बीम भी निकलेगा। नहीं है समझ में? बैटरी को, फिलामेंट को बैटरी से जोड़ा है, मान लो उस पर 10 वोल्ट रखा, 20 रखा, 25 रखा, 50 रखा, तो उसके हिसाब से फिलामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फिलामेंट के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उनको एनर्जी मिलेगी।
और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन जब टारगेट पे टकराएंगे तो टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त होगा आपको, जो फोटॉन्स मिलेंगे, जो रेज मिलेगी, उनकी वेवलेंथ भी उसी हिसाब से होगी। एक बार फिर सुन लें, फिलामेंट से आपने बैटरी को जोड़ा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट रखा, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, मैं समझा रहा हूँ। फिलामेंट के साथ बैटरी जोड़ी, बैटरी को डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे रखा, जैसे मान लो 10 पे रखा, तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट से टकराए, उसके हिसाब से वहां टारगेट के अंदर प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और फोटॉन्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, या रेस के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, कुछ भी बोल दो। फिर ऐसे 20 किया, 50 किया, 100 किया, तो जितना वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उसके हिसाब से टारगेट से भी आपको एक्सरे का जो प्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का दिखाई देगा, अलग अलग तरंगदैर्घ्य का। तो वही ग्राफ यहाँ प्लॉट किया है। एसिलरेटिंग पोटेंशियल, एसिलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट रखकर हमने क्या किया है, इंटेंसिटी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है, जो आपको ये दिख रहा है। विभिन्न विभिन्न त्वरक विभवांतर पर, विभिन्न विभिन्न वोल्टेज पर हम तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ में देखेंगे कि अलग अलग वोल्टेज पर लेमडा की वैल्यू और इंटेंसिटी आई की वैल्यू, लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य, उसकी वैल्यू और आई की वैल्यू, आई मतलब तीव्रता, उसकी वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती है, और उसी के हिसाब से आपको कर्व देखने को मिलता है। बच्चों एक चीज तो पहले से ही क्लियर है कि जो कर्व आपको मिलेगा वो कंटिन्यूअस मिलेगा। कैसा मिलेगा? कंटिन्यूअस। वो कहीं भी टूटेगा नहीं बीच में। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और टारगेट पर टकराता जाता है, सीधा सीधा आप वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करते जाते हो, सीधा वो टकराता जाएगा, उसके हिसाब से एक्सरे का प्रोडक्शन होता जाएगा। तो क्या होता है देखो, क्या क्या पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट नंबर, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ग्राफ को मैंने जीरो से स्टार्ट तो नहीं किया है, तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं होती है, जीरो नहीं होती है, 0.01 हो सकती है, या और कम करना चाहो तो और भी हो सकता है, लेकिन जीरो किसी की नहीं होती है। ठीक है, तो ग्राफ को आपको जीरो के बाद से स्टार्ट करना है, फिर जो जहां से भी आपकी मर्जी है, जहां से स्टार्ट करना चाहो वहां से कर सकते हो। ठीक है, मैंने ग्राफ को कहां से स्टार्ट करते, 0.2 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों 0.2 पर देखो आप, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को मैंने क्या रखा है, 50 केवी, 50 केवी। जब मैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को हाई रखता हूँ तो वहां पर एनर्जी की वैल्यू भी हाई हो जाती है, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा है, E इंटू वी होता है। त्वरक विभवांतर को अगर आपने 50 किलो वोल्ट रखा है, 50 किलो वोल्ट बहुत होता है, तो वहां पर एनर्जी जो होगी, ऊर्जा जो रहेगी वो भी हाई रहेगी, क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्मूला आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, ई इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, या एनर्जी बोल सकते हो आप। ई यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और जरूरी नहीं है ई लो, ई की जगह क्यू भी ले सकते हो आप, क्यू भी ले सकते हो, क्यू चार्ज होता है। और वी यहाँ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल होता है, त्वरक विभवांतर। तो वी की वैल्यू हाई होगी तो एनर्जी ई की वैल्यू भी क्या होगी, हाई रहेगी। तो सबसे पहले आपने हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मान लो 50 केवी, तो इसका मतलब ये हुआ एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाएगी। और बच्चों एनर्जी जब हाई होती है तो इंटेंसिटी भी हाई हो जाती है। इसके पास एनर्जी ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप 50 केवी रखोगे तो 50 केवी रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हायर एसिलरेटिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, हाई मिलेगी। क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। बट वेवलेंथ जो होती है वो कम रहती है। उसका रीजन क्या है, ई बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा। ई जितना ज्यादा होगा लैम्डा उतना ही कम होगा, लैम्डा उतना ही कम होगा। तो देखो लैम्डा की वैल्यू कम है 0 और उस पर इंटेंसिटी कितना हो गया आपका, इतना इंटेंसिटी यहाँ पर। और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी कितना है, 50 केवी है ना। वोल्टेज ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, तीव्रता कम ज्यादा है, और वेवलेंथ कितनी कम है। फिर उसके बाद आपने वोल्टेज को थोड़ा कम किया, वोल्टेज को क्या किया, कम किया। कम से ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा से कम भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है वैसे ही कर लो।
फिर आपने क्या किया, वोल्टेज को थोड़ा कम किया, वेवलेंथ की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई और इंटेंसिटी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। फिर और कम किया, फिर और कम किया, इससे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। जैसे जैसे त्वरक विभवांतर बढ़ाते हैं तो उसके बाद तीव्रता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। पहला पॉइंट सुनते जाना, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज किया, त्वरक विभवांतर को बढ़ाया, तो आपका क्या बढ़ गया, इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ गई। दूसरा, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को जब बच्चों हम इंक्रीज करते हैं, त्वरक विभवांतर को जब हम बढ़ाते हैं तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिट होते हैं फिलामेंट से। जैसे जैसे हम त्वरक विभवांतर को बढ़ाते हैं ऊर्जा का मान बढ़ता है, मतलब फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। तीसरा, थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है, त्वरक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान कम हो जाता है। फोर्थ नंबर, बच्चों जो आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो फिलामेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करते, फिलामेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करते, वो पोटेंशियल पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि फिलामेंट आपने किसी और मटेरियल का ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कम निकलने लगेंगे ज्यादा वोल्टेज पर, ऐसा नहीं होता है। फिलामेंट आप किसी भी मटेरियल का लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, त्वरक विभवांतर बढ़ा रहे हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे और इंटेंसिटी भी ज्यादा से ज्यादा होगी। कई बच्चे सोचते हैं अरे फिलामेंट को बदल दूंगा मैं, तो फिलामेंट को बदल दो उससे क्या फर्क पड़ता है, फिलामेंट बदलने से कुछ नहीं होगा। त्वरक विभवांतर का आप बढ़ाते हो, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते हो, त्वरक विभवांतर बढ़ाते हो, तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता का मान बढ़ जाएगा, उसको फिलामेंट के नेचर से कोई मतलब नहीं है। हो गया। अगला, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता हूं, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता हूं तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। अधिक तरंग दर से कम तरंग दर की जाओगे तो तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और शॉर्टर से लॉन्गर की तरफ आऊंगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कम तरंग दर से अधिक तरंग दर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका तीव्रता का मान कम हो जाएगा। सिंपल है सारे के सारे पॉइंट, ये दिए थे डुआने और हुंट ने। एक चीज, उसके बाद नेक्स्ट, अभी पूरा सुनते जाएं, पूरा खत्म करूंगा तब जाके चैन लूंगा। अब उसके बाद है बच्चों इसका छोटा सा एक डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है, मान लिया आपने, तो ये ग्राफ तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ना, ग्राफ तो सिंपल है। देखो डुआने वेंट ने क्या बोला, डुआने और उंट ने ये बोला कि जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू को, मान लो आपके पास जो भी वोल्टेज है, आपने वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट और एक डेफिनेट वैल्यू तक इंक्रीज करते हैं, नहीं तो फिलामेंट ही टूट जाएगा। एक डेफिनेट वैल्यू तक इंक्रीज करना है आपको, उसके बाद इंक्रीज नहीं हो सकता। आपने वोल्टेज को पहले कम रखा, ठीक है, कम रखा, इलेक्ट्रॉन गए, वहां एनर्जी मिली और उससे एक्सरे निकली फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, सुनते जाना। फिर आपने उसको थोड़ा सा, आपने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन गए टकराए, वहां से फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी बढ़ती है, फिर और बढ़ाया। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते गए, आपने क्या किया, आपने कसम खाली कर लो भैया, पूरा ले लो वोल्टेज, तो इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, आपने कहा मैं तो पूरा वोल्टेज बढ़ा दिया, बस इससे ज्यादा वोल्टेज मैं कर भी नहीं सकता, नहीं तो फिलामेंट टूट जाएगा। तो आपने जो वोल्टेज बढ़ाया उसके हिसाब से एनर्जी आपको मिल गई, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी एनर्जी मिल गई। तो बच्चों उधर से जो फोटॉन्स निकलेंगे, उधर से जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, उधर से जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो वहां पर बच्चों आप, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, तो वो भी बढ़ जाएगी, एच न्यू मैक्सिमम मिलेगा।
ये दोनों क्या हो जाएंगे, समझ में आया। वोल्टेज की वैल्यू को आपने बढ़ा दिया, बढ़ाते गए आपने कहा मेरे पास तो 50 है, 50 से 51 करूंगा तो फिलामेंट टूट जाएगा, 50 का 50 दे देता हूँ। तो 50 का 50 दिया तो उसके हिसाब से एनर्जी जो भी होगी 50 इंटू ई हो गई, हो गई, टकराई, वहां से फोटोन निकले, एनर्जी की फॉर्म में निकले, रेस की फॉर्म में निकले, लाइट की फॉर्म में निकले। उसके बाद क्या होगा, लाइट की फॉर्म में, रेस की फॉर्म में जो एनर्जी के फोटोन निकल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू में, उसकी तो मैक्सिमम होगी। उसके बाद ई वी बराबर एच न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, पढ़ा नहीं है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, सी बराबर न्यू इंटू लेमडा। तो न्यू बराबर कितना, सी अपॉन लेमडा, तो सी अपॉन लेमडा। बच्चों न्यू मैक्सिमम है तो लेमडा क्या होगा, मिनिमम। देखो यहाँ से न्यू बराबर कितना होता है, सी अपॉन लेमडा। अगर ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ इधर ले आओ इसको, लेमडा मिनिमम इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, एच सी अपॉन ई वी। तो लेमडा मिनिमम आ गया आपका एच 6.6 × 10⁻³ प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, प्लांक नियतांक बोलते हैं। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और वी का पोटेंशियल। तो लेमडा मिनिमम बराबर निकालोगे, सॉल्व कर लेना, घर पे बैठ के 12,375 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। एसिलरेटिंग पोटेंशियल अगर आपको मालूम है तो मिनिमम वेवलेंथ आप निकाल सकते हो उस एसिलरेटिंग पोटेंशियल के हिसाब से। जैसे मान लो आपको मैंने बताया ना 50 दिया है एसिलरेटिंग पोटेंशियल, तो वेवलेंथ 0.2 ले ली मैंने तो अंदाजे से लिया उस टाइम पे ग्राफ आया है, तो वहां पर आपको एग्जैक्ट नहीं दूंगा, मैं तो एग्जैक्ट लूंगा। तो एसिलरेटिंग पोटेंशियल आप 10, 20, 30, 40, 60 जो रखना चाहो वो रख दो, उसके हिसाब से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। और हायर एसिलरेटिंग पोटेंशियल रखोगे, एसिलरेटिंग पोटेंशियल यानी त्वरक विभवांतर की वैल्यू बढ़ा दोगे, तो लैम्डा ऑटोमेटिकली कम मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट दिया था किसने, डुआने और हुंट ने, किसने, डुआने और हुंट ने। कई बुकों में तो अलग टाइप से भी एक्सपेरिमेंट है इसका, एक अलग टाइप से भी एक्सपेरिमेंट है। देखो आपको एक चीज बताऊं, ये तो हटा देता हूँ, देख लो जल्दी से, इसको हटाता हूँ, देखो मिटाता हूँ। देखो अब क्या है, अब क्या है, जैसे कई सारे बुकों में जो दिया है एक्सपेरिमेंट, वो ऐसे भी दिया हुआ है। कैसे दिया है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, उसको जरा सुनना, उसको लेकिन दिमाग में नहीं बिठालना है कि वैसे करना है, आप समझ लेना उसको। तो केवल क्या होता है, क्योंकि मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा ना तब उसको बताऊंगा, आपको तो बताना ही पड़ेगा उसको। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, ये न्यूक्लियस है। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, कितने, 8। तीसरे में 18। ऐसे ही रहता है। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, सतत एक्स किरण वर्णक्रम और अभिलाक्षणिक एक्स किरण वर्णक्रम, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है वो देखना। बच्चों क्या होता है कि यहाँ से टारगेट, यहाँ से फिलामेंट वगैरह लगा रहता है, मान लो वहां से, थोड़ी सी प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, यहाँ से फिलामेंट वगैरह लगा होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिलामेंट से निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो सपोज करो अपन तो एक मान लो भी, एक इलेक्ट्रॉन निकला और ऐसे गया, न्यूक्लियस से पास से गुजरा। कंटिन्यूस में आपको इस इलेक्ट्रॉन को किसी से टकराना नहीं है, किसी से टकराना नहीं है। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में उसी इलेक्ट्रॉन को किसी से टकराना पड़ता है, ठीक है। ये चीज याद रखें आपको। मान लो फिलामेंट है या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन गया और जाके कोई भी एटम हो, जैसे मैंने बोला ना एक एटम लेते हैं जिसका एटॉमिक मास, वो एटॉमिक नंबर हाई रहता है, परमाणु क्रमांक हाई रहता है, हर एक के पास न्यूक्लियस रहता है, और हर एक का जो ओरिएंटेशन बनता है वो ऐसे तो बनता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो बनता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, किसी से टकराया नहीं, वो न्यूक्लियस के पास से गुजरा, यहाँ से गुजरा न्यूक्लियस के पास से,
मान लो उसके पास एनर्जी है 1/2 mv² स्टार्टिंग में, ठीक। कई बच्चे दिमाग भी लगा रहे होंगे कि न्यूक्लियस के पास से मतलब दूर से गुजारना है, तो दूर से भी गुजार सकते हैं, यहाँ से भी गुजार सकते हैं उसको, टकराना नहीं बस किसी से, है ना। तो जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गुजारा, उसके पास जो भी एनर्जी होगी, उसके पास जो भी एनर्जी होगी, जैसे मान लो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी सपोज करो, ठीक है, वो न्यूक्लियस के दूर से निकल रहा है, बच के निकल रहा है यहाँ से। न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहाँ जो फाइनल एनर्जी मिलेगी उसको थोड़ी कम मिलेगी। क्या मिलेगी, कम। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके पास स्टार्टिंग में जो भी एनर्जी है, मान लो 1/2 mv² एनर्जी के साथ वो आ रहा है, न्यूक्लियस के दूर से निकल रहा है, तो यहाँ से ये उसको अट्रैक्ट कर देगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये इसको खींचेगा, आ जा भैया, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कम होगी मतलब एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम हुई, तो फिर वही इलेक्ट्रॉन को पास से थोड़ा पास करवाया, तो ये उसको और तेजी से खींचेगा, तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, फाइनल एनर्जी और कम हो जाएगी। फिर वो और पास से खींचेंगे अपन उसको, तो लास्ट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस के जस्ट पास से अगर उसको पास करोगे, तो उसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। बच्चों जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, जैसे मान लो जिस एनर्जी के साथ वो आया, उसने इसने खींचा तो एनर्जी कम हो गई, न्यूक्लियस से पास, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर निकला, आया, न्यूक्लियस से बच के निकल रहा है, बच के निकल रहा है, लेकिन न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, तो एनर्जी कम हो गई। जो एनर्जी कम हुई ना, वो फोटोन की फॉर्म में बाहर निकल गई। फिर वो आया, न्यूक्लियस के थोड़े पास से निकला, तो पास से निकल गया, निकल तो गया, एनर्जी थोड़ी कम हो गई, तो उसकी एनर्जी जो कम हुई वो फोटोन की फॉर्म में बाहर निकल गई। तो मालूम है, जब यहाँ से यहाँ जो एनर्जी का लॉस होगा, जैसे 1/2 mv² मान लो यहाँ से निकला, और यहाँ थी 1/2 m v², तो इनका जो डिफरेंस हुआ ना, वो एच न्यू की फॉर्म में निकल गया, एच न्यू की फॉर्म में, मान लो एच न्यू की फॉर्म में निकल गया। फिर उस एच न्यू डैश मान लेते हो, चलो ठीक है। अब बच्चों यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो मान लो उसकी एनर्जी हुई 1/2 m v², ऐसी मान ली। तो इनका जो डिफरेंस हुआ ना, वो और इनका डिफरेंस जो हुआ वो ज्यादा हो गया, क्योंकि ये एनर्जी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि इसके पास से निकल रही है, इसके पास से, तो ये और कम हो गई इसकी स्पीड, तो क्योंकि ये इसके पास है, तो ये यहाँ पर एच न्यू डबल डैश जो मिलेगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये जस्ट यहाँ से निकला, लो यहाँ से निकला, तो यहाँ जाके रुक ही गया, न्यूक्लियस ने कहा जाने नहीं दूंगा, यहाँ खड़ा हो जाए चुपचाप, खड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, उसने पूरी एनर्जी लॉस कर दी अपनी। तो इसका मतलब एच न्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जितना वो न्यूक्लियस के पास से निकलेगा, एच न्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है। एच न्यू क्या है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, इनिशियल एनर्जी और जो उसको फाइनल एनर्जी मिल रही है, उनका डिफरेंस है एच न्यू। दूर से निकला तो एनर्जी का फोटोन कम, फोटोन का निकल गया, पास से निकला तो डिफरेंस बहुत कम आ गया, क्योंकि फाइनल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई। बिल्कुल जस्ट चिपक के निकल रहा है, तो फाइनल एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो गई इसकी, न्यूक्लियस ने उसको पकड़ लिया, फाइनल जीरो। फाइनल जीरो, इसका मतलब एच न्यू बढ़ गया। तो बच्चों 1/2 mv² जो होगा, mv², वो एच न्यू मैक्सिमम के बराबर हो जाए, मैक्सिमम के। समझ में आया मैक्सिमम क्यों हो गया, कि जस्ट पास से निकल रहा है, तो ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, पोटेंशियल वी है, तो ई भी होता है, और एच न्यू मैक्सिमम, यहाँ से फिर डेरिवेशन आप कर सकते हो। कई सारी बुकों में ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अब जो पूछना है वो पूछ सकते हो, एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट में, फिर पूछना। पहले क्या किया था मैंने, आपको मालूम है 2 एक्सपेरिमेंट किए थे रॉन्जन ने 1895 में, 1895 में। पहला एक्सपेरिमेंट किया, बेरियम प्लेटिनम और साइनाइड के क्रिस्टल लेके गया, किसके पास में, कैथोड रे के पास में, कैथोड किरण के पास में, कैथोड रे ट्यूब के पास में
कैथोड किरण नली के पास में कुछ भी बोल दो तो वो चमकने लगी, ब्राइटनेस बढ़ गई। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसको इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है क्या है। दिख इसलिए नहीं रहा कि वेवलेंथ उसकी बहुत कम है, तो दिखेगा गाइड, तो वो इनविजिबल हो गया उसके लिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर किया, उसने सोचा शायद अंदाजे से हो रहा हो। फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक पेपर से रैप किया, काले कागज से उसको बांध दिया, तो काला कागज आता है ना, शीट वगैरह आपने देखी होगी, वो लेके गया कैथोड रे के ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब के पास में, कैथोड ने किरण नली के पास में। फिर देखा यार ये तो फिर अफेक्ट होने लगी, कुछ भी इफेक्ट, मतलब कोई भी उसमें कोई भी ऐसा चेंजेस दिख रहा होगा उसको, उसने कहा इसका कोई ना कोई तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, उसने ये तो बोल ही दिया कोई ना कोई तो आ ही रहा है, कोई ना कोई तो इसको इफेक्ट कर ही रहा है। साथ में उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी हाई होगी, क्योंकि वो ब्लैक पेपर को लेकर निकल गया यार। तो पेनिट्रेटिंग पावर हाई है मतलब विभेदन क्षमता उच्च है, मतलब एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। तो हाई एनर्जी का और लो वेवलेंथ की एक वेव मिल रही है, जिसको आप उसने नाम रख दिया एक्सरे रख दी, एक्सरे। तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए उसने बस केवल एक सिंपल से दो मेथड दिए थे, कूलिंज मेथड था और ये था आपका कौन सा, रॉन्जन मेथड। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस होता है, इसको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसमें कूलिंग सिस्टम पहले से लगा देते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि आपको पानी वानी नहीं डालना पड़ता बाहर बाहर। जैसे कि लेजर में था, रूबी में और हेलियम में, ठीक है, खैर बहुत छोड़ो। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने देखा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को मैं टारगेट पर स्ट्राइक करता हूँ, तो वहां से मुझे जो रेज मिलती हैं वो एक्सरे रहती है। एक ऐसे टारगेट पर उच्च ऊर्जा एक तो इलेक्ट्रॉन पुंज को स्ट्राइक करवाऊंगा, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करवाऊंगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, गलनांक उच्च रहेगा और एटॉमिक नंबर भी हाई रहता है। तो वहां से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वेवलेंथ 0.01 से 100 रहती है। दो कैटेगरी में बांट दिया था, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, नाम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कभी नहीं होती, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी विक्षेपित नहीं होती है, सीधी निकल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। उसका रीजन क्या है, चार्ज ही नहीं है। चार्ज हो तो ही तो फोर्स लगेगा, तभी तो इधर उधर जाएगी। चार्ज ही नहीं है तो क्या करेंगे ये। फिर डुआने और हुंट ने केवल इतना बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट एसिलरेटिंग पोटेंशियल पर, विभिन्न विभिन्न त्वरक विभवांतर पर हम आई के बीच में और लेमडा के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें वो ग्राफ कंटिन्यूअस मिलता है, सतत, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस मिलता है। बस उसके बाद उसने ग्राफ प्लॉट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर, और उसमें एक कंक्लूजन निकाल के रख दिया कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाएगी, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कम होगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर क्या होगा, तरंग दैर्घ्य का मान कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा, तीव्रता का मान आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको अलग से ये बता दिया था। अब जिसको जाना है जा सकता है, जिसको पूछना है पूछ सकता है, नोट्स मैं इसके भेज दूंगा। तो और एक आध कोई डाउट हो जैसा, मान लो कोई नहीं पूछ पाता है तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। बोलो वंशिका। सर ये जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट बताया, बस एक बार थोड़ा ब्रीफ में रिपीट कर सकते हैं? एक चीज मुझे देखनी है, एक कंफ्यूजन था, वो क्लियर करना है। कौन सा कौन सा? सर यही डायग्राम जो आपने भी फिगर बताया, उसको बस ब्रीफ में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देता हूँ चलो। थैंक यू सर। देखो, अब मैं क्या है वैल्यू लेके करता हूँ, जिससे क्या है कंफ्यूजन ही हट जाएगा। देखो क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से उसके पास है एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से गया इलेक्ट्रॉन, यहां से गया, यहां से गया, अब न्यूक्लियस के सामने से निकल रहा है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है बच्चों, है ना। तो सिंपल सी बात है, उसकी एनर्जी कम होने लगेगी क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ वो पहुंचा, यहाँ उसने अट्रैक्ट किया, उसको एनर्जी उसकी कम होगी, मान लो कितनी होगी, 8 हो गई। अब 10 में से 8 को हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन निकल जाएगा बाहर। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ उसके पास एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
न्यूक्लियस के थोड़ा पास से निकला तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस को खींचेगा अपनी तरफ। मान लो उसके पास एनर्जी बची यहाँ पर फाइनल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस कितना आया, इसमें से इसको माइनस किया तो एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो आया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की फॉर्म में बाहर निकल गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की फॉर्म में बाहर निकल गई। अब वो यहां से आया, यहाँ से जस्ट न्यूक्लियस के पास से निकला, मान लो न्यूक्लियस के पास से निकला, न्यूक्लियस ने उसको खींच लिया, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो यहाँ उसकी एनर्जी मान लो 0 होगी। क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, तो 0 हो गई एनर्जी। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया दोनों का 10, डिफरेंस कितना आ गया 10, आ गया डिफरेंस 10। तो ये फोटोन की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इसका मतलब एच न्यू 1 से बड़ा हो गया एच न्यू 2, बड़ा हो गया एच न्यू 3, और इसको मैं लिख दूंगा एच न्यू मैक्सिमम ही लिख दूंगा। तो वो एच न्यू मैक्सिमम किसके बराबर होगा, एच न्यू मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू मैक्सिमम इस एनर्जी के बराबर, क्योंकि ये सारी आपने उसको दे दी, तभी तो मैक्सिमम एनर्जी का फोटो निकला है। और वो किस क्या था 1/2 MB। और यही आपकी एच न्यू मैक्सिमम जो होगा वही आपकी ईवी के बराबर। ओके सर, आ गया। और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नो सर, थैंक यू सर। सर ये फोटोन की फॉर्म में बाहर कैसे निकलता है? एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होता है, या लोअर से हायर में हो या हायर से लोअर में हो। तो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो वो फॉर्म में किसके बाहर निकलता है, फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें तब ऊपर जाए, या ऊपर से नीचे आए तो एनर्जी को इमिट करें, वो एनर्जी किसके फॉर्म में बाहर निकलती है, फोटॉन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में निकलती है। ये रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा फोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। जैसे मेटल की सरफेस पर अपन ने किया था कि मेटल की सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने एक पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते थे, लाइट को फॉल करवाते हैं, एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में निकलेगा बाहर, फोटोन लाइट की फॉर्म में या लाइट, फोटॉन्स की फॉर्म में। तो सर इसमें से लाइट इमिट होगी, मतलब जब ये बिल्कुल लाइट इमिट होगी, लाइट इमिट होगी, लाइट इमिट होगी तो हम समझ जाएंगे कि फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर। और भी कोई डाउट है तो बेसिक क्वेश्चन। सर इसमें जो ये लाइट इमिट हो रही है यही एक्सरे है ना? यही एक्सरे है, जो लाइट इमिट हुई वह उसी को बोलते हैं एक्सरे। उनकी वेवलेंथ कम होती है तो बहुत कम दिखाई देती है, वो इनविजिबल टाइप में रहती है, इसलिए उसका नाम रख दिया है एक्सरे। सर उसको देख कैसे सकते हैं अपन, फिर नेकेड आई से तो देख नहीं सकते। भाई इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह सिंपल आई से नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप का यूज करके देख सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज लगा दो, जैसे आगे आपने कोई चीज लगा दी, जैसे मैंने बताया था बेरियम प्लेटिनम और साइनाइड के क्रिस्टल ही लेके चले गए। अब अगर वो ब्राइटनेस उसकी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो आ ही रहा है इस पर, अभी तो बढ़ रही है, ऐसे तो बढ़ नहीं सकती है। जैसे अपन सन से रेज आती है, जैसे मान लो कमरे में आप बैठे हो, ठीक है, आपने मान लो क्या किया, किवाड़ में होल कर दिया, और आपने क्या किया, किसी क्रिस्टल को लेके गए आप और आपने उसके सामने रख दिया, आपको नहीं पता वहां से क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो लाइट उस पर पड़ी, पड़ने का उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, तो आप समझ जाओगे वहां से सन से कोई ना कोई लाइट आ रही है, ऐसे यस सर। इसमें होता है। हाँ। और भी कोई डाउट है तो बेशक पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा मैं आपको, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम थोड़ा सा बता दिया, क्या है आगे वाले में तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए उसमें हेल्प मिल जाए।